हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन 2018 बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव 2018 में वो उसका सॉल्यूशन मैं आज करवाने जा रहा हूँ। ओके, देखते हैं हम लोग। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2018 का और ये चलिए देखते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। इसमें में भी दो पार्ट बनेगा क्योंकि एक पार्ट में बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे इसको दो पार्ट में करने का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ए इनफाइनाइट थीन सीट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। देखिए पब्लिक, अगर ये एक थीन सीट है ना, और वो भी चार्ज्ड है, तो चार्ज कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो इसके दोनों तरफ चार्जेस होंगे, है ना। एक ये सीट के ये साइड, सीट के वो साइड, कंडक्टर है ना, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कंडक्टर नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग होता, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता। तो कंडक्टिंग सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, थीन सीट से, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान रखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये सिग्मा, ध्यान रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपेसिटर्स C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड एंड C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर है पब्लिक, एक है 2 माइक्रोफेराड का और एक है 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, और दोनों को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। इसके क्रॉस 1200 वोल्ट का एक हम लोग, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, 1200 वोल्ट, याद रखिएगा 1200 वोल्ट का। तो बोल रहा है क्या कि इसमें कितना वोल्टेज आएगा। देखिए पब्लिक, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े हैं तो दोनों पर चार्ज बराबर जाएगा लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा। 1200 है ना, तो दो हिस्सा में बटेगा, इसमें भी कुछ वोल्टेज आएगा, कुछ इसमें भी वोल्टेज आएगा, अभी दोनों जोड़ करके इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उसका इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बटा C1 प्लस C2, यानी 2 गुने 4 बटा 2 प्लस 4, यानी 8 बटा 6 माइक्रोफेराड। ये कैपेसिटेंस हो गया दोनों का। वोल्टेज दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो चार्ज हम लोग निकाल लेते हैं, Q बराबर फॉर्मूला होता है C भी। कैपेसिटेंस आ गया पब्लिक 8 बटा 6 और वोल्टेज दिया हुआ है 1200, करेंगे तो 200 8 दूनी 1600, यानी 1600 माइक्रो कूलम चार्ज जाएगा, 1600 माइक्रो कूलम चार्ज जाएगा। तो चार्ज दोनों पर सेम जाएगा, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, इसका कैपेसिटेंस C1 बराबर इतना है, इसका कैपेसिटेंस C2 बराबर इतना है। तो आपको निकालना है V1 क्या होगा, तो Q बराबर C भी जानते हैं फॉर्मूला, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C। तो पहला V1 निकालना है तो चार्ज Q, C1 कैपेसिटेंस लेंगे, चार्ज दिया हुआ देख लीजिए 1600 माइक्रो कूलम और डिवाइडेड बाय C1 इसका है 2 माइक्रोफेराड, कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो, 1600 बटा 2 800 वोल्ट के बराबर, है ना। कूलम पर फेराड वोल्ट होता है, तो इसमें जो होगा पब्लिक 800 वोल्ट होगा, 800 वोल्ट। तो ऑब्वियसली पूरा दिए थे 1200, ये 800 है तो यहाँ 400 वोल्ट होगा, 400 वोल्ट के बराबर। तो इसका ऑप्शन होगा 2 माइक्रोफेराड का, जो 2 माइक्रोफेराड में जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 800 वोल्ट के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, दो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पब्लिक, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको हम करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। थर्ड बोल रहा है क्या कि एक फिगर दिया हुआ, इफ नेट चार्ज ऑन Q इज 0 देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q। देखिए पब्लिक, थोड़ा सा अब कैलकुलेशन करना होगा। ये कैपिटल Q दिया हुआ है, स्मॉल q है, फिर से ये कैपिटल Q स्मॉल q और रेडियस r, स्क्वायर है ये। तो बोल रहा है ना कि इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है, नेट फोर्स आपका दिया हुआ है 0 के बराबर। तो आपको निकालना है कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो। थोड़ा सा देखते हैं कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो क्या होगा। तो देखिए पब्लिक, जब इस पे नेट फोर्स 0 है तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, और ये दोनों बराबर फोर्स लगाएगा इस पे। क्यों?
क्योंकि चार्ज भी सेम है और यहाँ से डिस्टेंस भी, ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है आपका, तो दोनों फोर्स सेम, दोनों चार्ज सेम, दोनों फोर्स सेम हो गया। ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा पब्लिक, F1 मान लेते हैं। क्यों F1 मान लेते हैं? क्योंकि ये चार्ज अलग है और डिस्टेंस भी अलग है, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या करते हैं, इस पे नेट फोर्स तो जीरो है, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पहले ही दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, F और F को। तो F और F के बीच का एंगल कितना डिग्री है पब्लिक? 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो दोनों का रिजल्टेंट जो होता है, जैसे देख लीजिए वेक्टर A है, वेक्टर B है और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। थीटा की जगह पर 90, cos 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखिए F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा रूट 2F। यानी ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया और ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F1। नेट फोर्स कितना हो जाएगा देख लीजिए, रूट 2F प्लस F1 और टोटल मिलके कितना के बराबर है? 0। ये दोनों मिला के लगा रूट 2F और एगो F1, दोनों जोड़िएगा तो 0 के बराबर है नेट फोर्स। तो रूट 2F किसके किसके बीच का फोर्स है? ये दोनों, चाहे ये दोनों, तो ये दोनों के बीच का फोर्स लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस F1, ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट 2r, स्क्वायर का डायगोनल हो गया ना, तो रूट 2r का स्क्वायर बराबर हो गया 0। कॉमन कीजिए, कैपिटल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा रूट 2q बटा आर स्क्वायर प्लस और कैपिटल क्यू बाय 2r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। देखिए पब्लिक आर स्क्वायर भी बाहर निकल रहा है, तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी बाहर निकल रहा है, रूट 2q प्लस कैपिटल क्यू बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये पूरा उधर टर्म जाकर के 0 हो जाएगा पब्लिक, तो रूट 2q प्लस कैपिटल क्यू बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट 2q बराबर हो जाएगा माइनस कैपिटल क्यू बाय 2, तो कैपिटल क्यू बाय 2 यानी 2 रूट 2, देखिए पब्लिक 2 को उधर गुना कर दिए तो 2 रूट 2 माइनस में बराबर कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, यानी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो माइनस 2 रूट 2 के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब हो गया माइनस 2 रूट 2 के बराबर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड, जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसका मास क्या होगा। देखिए पब्लिक कोई भी बॉडी को चार्ज कब किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके या इलेक्ट्रॉन को निकाल करके। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो निगेटिव चार्ज होगा और निगेटिव चार्ज होगा तो मास बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन में भी कुछ मास होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो मास बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और मास घट जाएगा। यानी अगर बॉडी को चार्ज किया जाता है तो मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज किया जाएगा तो मास घट जाएगा, निगेटिव चार्ज किया जाएगा तो मास बढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे, है ना। तो में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ध्यान रखिएगा अगर किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए पब्लिक एक डाइपोल है, आप समझिए डाइपोल में होता है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेपरेशन होता है 2l, सेंटर से r डिस्टेंस पे चल करके एगो p पॉइंट है ना, थीटा एंगल पे लार्ज डिस्टेंस पर है, क्योंकि डाइपोल के बीच का सेपरेशन काफी छोटा होता है, 2l से डिनोट करते हैं, तो ये l हो गया, ये l हो गया। अब लार्ज डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा r स्क्वायर। अब देख लीजिए पोटेंशियल r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो पोटेंशियल जो होगा पब्लिक r स्क्वायर के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल टू 1 बटा कितना हो गया, r स्क्वायर। ये 5 नंबर क्वेश्चन, 5 को। 6 नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड।
देखिए पब्लिक, आपके पास 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिया हुआ बहुत सारा, और आपको लाना है इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैराड। तो कैसे, कितना मिनिमम हम लोग रखेंगे कि 5 आएगा? तो देखिए पब्लिक, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, है ना, ऐसे करके जोड़ लीजिए आप। 2 माइक्रोफैराड, 5 लाना है, 2 और 2 4 हो गया। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है C1 + C2, ठीक है। और एक और चाहिए, तो ऐसा कीजिए, 2 को आप सीरीज में लगा दीजिए, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। आप देखिए पब्लिक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जोड़िएगा ना, सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बटा C1 + C2, 2 गो रहेगा तो 2 × 2 बटा 2 + 2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये दोनों 1 हो गया। अब पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, 5 हो गया। सी इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो मिनिमम कै गो चाहिए, 4 गो, तो 4 गो हो जाएगा आंसर, यानी मिनिमम 4 कैपेसिटर चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। देखिए पब्लिक, कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। क्यों ना, क्योंकि जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ वही होता है, देख सकते हैं 1 + α θ2 - θ1, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा, θ2 θ1 टेम्परेचर है, या T2 - T1 भी लिख सकते हैं, लीजिए T2 - T1 लिख दीजिए। तो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा, तो बेसिकली अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर कंडक्टर के लिए। फॉर कंडक्टर की बात करें पब्लिक, तो अल्फा का वैल्यू होता है पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, माने टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, वो बढ़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू मूव्स, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर है रिलेटेड है। देखिए पब्लिक, आप याद कर लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है -e × E बटा m × τ। याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला -e, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉ रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट, ए चार्ज क्यू मूव्स इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट। एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में फेंकते हैं, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो पब्लिक, चार्ज पर दोनों फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो लगेगा Q × E, और एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो लगेगा QV × B के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Q × E और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QV × B के बराबर। तो नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो दोनों का सम, तो QE + QV × B। जोड़ दीजिए पब्लिक, इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। तो बस यही लिख देना है कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, और फार्मूला लिख देना है, लॉरेंज फोर्स हो गया QE + V × B। 10 नंबर क्वेश्चन, ये 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पब्लिक, आप समझने का प्रयास कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, 10वां, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M is cut into 2 parts of equal length. The magnetic moment of either part is, एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है पब्लिक, और ये बार मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m होता है और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m होता है। साउथ पोल नॉर्थ पोल -m +m, सेपरेशन हो गया आपका 12। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m × 12। 2 पोल स्ट्रेंथ में से एक पोल स्ट्रेंथ लेंगे और दोनों के बीच के सेपरेशन को गुना कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, m × 12। इसको आधा पार्ट काट देते हैं पब्लिक इक्वल लेंथ का। इक्वल लेंथ मैंने 2 पार्ट में काटना है, इक्वल लेंथ का। इक्वल लेंथ में बोले तो अगर 12 है तो L हो जाएगा
और ये भी L हो जाएगा, लेकिन इसके पोलर स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आएगा, -m + m -m + m। आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिएगा तो m × L हो जाएगा। तो आप देखिए इसका आधा है कि नहीं है, m/2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग आधा अगर इसको काटते हैं बार मैग्नेट को, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा। 1/4 करेंगे तो 1/4 मैग्नेटिक मोमेंट भी हो जाएगा। अब जितना हिस्सा में काटेंगे पब्लिक उतना हिस्सा उसका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ। देखिए पब्लिक, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E², इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब एनर्जी बटा वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटा वॉल्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटा वॉल्यूम को इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। वैसी पब्लिक मैग्नेट में भी होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बटा वॉल्यूम, मान मैग्नेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम दोनों है आइडेंटिकल, एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है B²/2μ0 के बराबर। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ½ एप्सिलॉन नॉट इनटू E², ठीक है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है पब्लिक B²/2μ0 के बराबर। देखिए ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गया, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों आइडेंटिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर क्वेश्चन, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरीज ए करंट I। देखिए पब्लिक थोड़ा ध्यान से देखना है, ये सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस दिया हुआ है r, करंट इसमें फ्लो कर रहा है पब्लिक I। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज B। देखिए पब्लिक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B। तो सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। याद रखिएगा करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। तो μ0I/2r के बराबर सर्कुलर वायर पे मैग्नेटिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बोल रहा है कि यहां से कितना डिस्टेंस हम लोग लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B/8 के बराबर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स B/8। तो देखिए पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप उधर के तरफ जाएंगे, दूर जाएंगे, अवे जाएंगे पब्लिक, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। कितना डिस्टेंस पर जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड B/8 हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि x डिस्टेंस पर चलने एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला मैं बताता हूं, ध्यान रखिएगा। μ0I/r² अपॉन, है ना, 2r² प्लस x² के पावर 3/2। ये फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक। जो B' है करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहां एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला होता है B' बराबर μ0I/r², है ना, 2r² प्लस x² के पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान देना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ कितना है B/8 बराबर μ0I/r² बटा 2r² प्लस x² के पावर 3/2। याद रहे आपको x सॉल्व करना है, x सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना होगा x सॉल्व करने के लिए पब्लिक, देख लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। B का मान दिया हुआ है μ0I/2r, μ0I/2r इंटू 8 है μ0I/r² बटा 2r² प्लस x² के पावर 3/2। देखिए μ0I से μ0I चला गया, 2 से 2 भी चला गया। ये हो जाएगा पब्लिक, देख लीजिए, r² प्लस x² के पावर 3/2 बराबर ये हो जाएगा 8r², देख सकते हैं, सॉरी 8r³ के बराबर होगा, 8r³ के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे r² प्लस x² का पावर 1/2 का होल पावर 3 लिख सकते हैं ना, बराबर कितना हो जाएगा 8r³। पब्लिक इधर आप क्यूब हटाइएगा, इधर आप क्यूब हटाइएगा तो
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर अगर 1/2 है तो क्यूब हटाइएगा तो उधर क्यूब रूट चढ़ेगा, तो 8 का क्यूब रूट 2 और आर क्यूब का आर हो जाएगा। पावर हाफ है मतलब रूट है, रूट हटाइएगा तो स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा √3r। मतलब कहने का कि सेंटर से पब्लिक √3r के बराबर डिस्टेंस आप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसका कितना हो जाएगा B/8 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी तुरंत मैंने बताया पब्लिक, कोई मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m होता है, -m लिखते हैं, और नॉर्थ पोल का +m लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो m × 12 होता है, 12 सेपरेशन है मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन -m से +m के तरफ होता है, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ होता है। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ होता है। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल न्यूमेरिकल से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर सवाल क्या कहता है पब्लिक, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए पब्लिक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l। देखिए एक वायर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, लेंथ l है। पब्लिक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m × l, है ना। ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया, पोल स्ट्रेंथ m, और सेपरेशन, पोल स्ट्रेंथ में सेपरेशन से गुना करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। तो पोल स्ट्रेंथ इसका हो गया पब्लिक m/l के बराबर, याद रखिएगा पोल स्ट्रेंथ इसका कितना हो गया m/l के बराबर। अब क्या है कि इसको हम लोग, क्वेश्चन बोल रहा है इसको हम लोग सेमी सर्किल के फॉर्म में बेंड कर देते हैं ऐसे। पोल स्ट्रेंथ वही है ना। अब हम लोग को क्या लेना है, ये रेडियस निकालना होगा, तो पूरा लेंथ l है, πr के बराबर होगा। सेमी सर्किल का लंबाई πr होता है, पूरा लंबाई कितना था l, तो रेडियस कितना हो जाएगा l/π, रेडियस हो जाएगा l/π। पब्लिक अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था, मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है m × l, तो m लेंथ यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2r के बराबर। ऐसे होता है जैसे मान लिया जाए एक पोल स्ट्रेंथ -m है, एक पोल स्ट्रेंथ +m है, तो इसका लेंथ l दिले है और पोल स्ट्रेंथ है -m +m, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है m × l। अब यहाँ पे पब्लिक -m है +m है, तो सेपरेशन हो जाएगा 2r, रेडियस निकाल दिए पब्लिक l/π, तो m के जगह पर हो जाएगा आप कैपिटल M/l, 2r के जगह पर हो जाएगा l/π, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो 2m/ कितना पाई के बराबर, यानी न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट 2m/π के बराबर होगा, ध्यान रखेंगे। 15 नंबर सवाल, इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम द फ्लक्स लिंक्ड फ्लक्स वेरीज टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। देखिए फ्लक्स दिया हुआ है पब्लिक, किसी भी कॉइल से जो वेरिएशन कर रहा है फ्लक्स टाइम के साथ साथ 6t² - 5t + 1, t का वैल्यू दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, फ्लक्स से हम लोग EMF निकाल सकते हैं d∅/dt, फ्लक्स से हम लोग निकाल सकते हैं EMF, ठीक है। EMF मतलब वोल्टेज, E = -dφ/dt, ठीक है। ये फैराडे का नियम है, रेट चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू EMF, dφ/dt के बराबर E बराबर होता है -dφ/dt, -dφ/dt। इसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कीजिए, 6t² का डिफरेंशिएशन 2t, -5t का 1 होता है, +1 का 0 होता है, तो हो जाएगा EMF बराबर -12t। t का मान दिया हुआ है पब्लिक -12 और t का मान दिया हुआ है आपका 0.2025, यानी EMF बराबर हो गया -3 -3 वोल्ट, ठीक है। तो आपको निकालना है करंट, तो करंट निकालना है पब्लिक, ध्यान दीजिएगा। I का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज दिया हुआ है पब्लिक E और रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ है 10, -3/10, यानी कि कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर के बराबर।
तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे। तो देखिए क्या है ना, सबसे पहले फ्लक्स दिया हुआ है d5/dt से हम लोग क्या निकाल लिए पब्लिक, यहाँ पे फ्लक्स निकाल लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। E बराबर -d5/dt से हम लोग EMF वोल्टेज निकाल लिए और डिफ्रेंसिएशन किए तो यहाँ से माइनस रह गया 12t-5, सॉरी यहाँ पे छूट रहा है कुछ, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। E बराबर -12t +5, ठीक है। तो E बराबर -12 और t के जगह पर 0.25 प्लस हो जाएगा 5, टाइम दिया हुआ है आपका 0.25, ये हो जाएगा -3 + 5 = 2 वोल्ट। अब आप करंट निकालिए तो वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, वोल्टेज आपका 2 दिया हुआ है, रेसिस्टेंस 10, यानी 0.2 एम्पियर के बराबर करंट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, समझने का कोशिश कीजिए पब्लिक। एक दिया हुआ एसी सर्किट और जिसमें वोल्टेज आपका दिया हुआ है आपका 200 sin ωt, ठीक है, और करंट आपका दिया हुआ है 5 cos ωt, ठीक है। पावर आपको निकालना, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पब्लिक, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 sin ωt + π/2, ठीक है। कॉस को लिख सकते हैं ना, sin 90 + थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। अब ये दोनों में देखिए पब्लिक वोल्टेज और करंट में अंतर फेज का कितना है, π/2 का, देख लीजिए यहाँ ωt है, यहाँ ωt + π/2 है, तो π/2 फेज का अंतर हुआ। तो पावर जो होता है ना, एवरेज पावर का फॉर्मूला करंट गुने वोल्टेज गुने cos फाई का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री, फेज का अंतर 90 डिग्री है, cos 90 0, तो पावर एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16 में पावर 0 होगा, ध्यान रखिएगा, 16 में 0। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन 17 में, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13 keV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि एनर्जी दिया हुआ है 13.2 keV के बराबर। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hν, याद रखिएगा, hν होता है 13.2, किलो का वैल्यू 10⁻3, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 जूल। पब्लिक न्यू बराबर जो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर 13.2 गुने 10⁻3 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19 होल डिवाइडेड बाय h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63, 10⁻- कितना होता है 34। आप कैलकुलेट कीजिए पब्लिक, ये कट जाएगा आपको करीब करीब 2 बार में, तो 3.2 गुने 10 के पावर ये हो जाएगा 18। इतना हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होता है वो करीब करीब एक्सरे का होता है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी होता है पब्लिक, तो एक्सरे में आएगा, ध्यान रखिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज, ऑब्जेक्टिव से इमेज कैसे बनता है, तो आप लोग को याद होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक छोटा लेंस लेते हैं, एक बड़ा लेंस लेते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है तो यहाँ पे इमेज बनता है, बड़ा बनता है, मतलब उल्टा और बड़ा, रियल और बड़ा बनेगा, रियल और बड़ा, रियल और लार्ज, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको बोलते हैं, और ये हो गया आपका आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगा पब्लिक वो रियल बनता है और बड़ा बनता है, रियल और लार्ज, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था, 18 नंबर क्वेश्चन का वो जवाब हुआ, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पब्लिक हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस। देखिए एक लेंस है, कोई लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम लोग एक मटेरियल में डुबाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका भी म्यू है, कैसा बिहेव करेगा। तो फॉर्मूला फोकल लेंथ का जानते होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम -1 और 1/R1 - 1/R2। आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए पब्लिक, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1, 1/R1 - 1/R2। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी और ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो डिवाइड करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी बोल रहा है
कि फोकल लेंथ इसका कितना हो जाएगा, 3 फाइनाइट के बराबर आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2 इज थीटा। देखिए क्रिटिकल एंगल, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, इसमें स्पीड v1 मान लेते हैं, v दिले है, इसका v2 निकालना है आपका, v2 बराबर वाट, v1 बराबर v दिले है, v2 बराबर वाट निकालना है। और पब्लिक क्रिटिकल एंगल इसका दिया हुआ थीटा, आप लोग को याद होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा पार्टिकुलर एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, 90 मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ये होता है क्रिटिकल एंगल। तो फॉर्मूला याद होगा, साइन आई स्नेल्स लॉ बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 या v1 बटा v2, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 या v1 बटा v2। आई के जगह पर थीटा दिया हुआ है, आर के जगह पर 90 दिया हुआ है, v1 के जगह पर भी v2 आपको निकालना है, तो v2 बराबर आ जाएगा v बटा साइन थीटा, ये 1 हो गया ना, तो v2 बराबर v बटा साइन थीटा, ध्यान रखिएगा v2 बराबर हो गया, ये हो गया 20। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, थोड़ा लेंस का क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है, लेंस फार्मूला वगैरह इसमें लगेगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। देखिए पब्लिक, मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 1 इंच, याद रखिएगा माइनस में होगा, ठीक है। इफ इट इज टू बी प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 5, सीधा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो 5 गुना बड़ा इमेज बनता है सीधा, तो मैग्निफिकेशन +5 हो जाएगा, तो इसका फोकल लेंथ आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, आप ऐसे समझिए इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 1 इंच, तो मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ निकालना है, तो आपको याद होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बटा u, लेंस के केस में ये -1 इंच होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे भी हम लोग लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं, m दिया हुआ है 5, v बराबर -1, यानी v बराबर हो गया -5 के बराबर, 1/v - 1/u बराबर 1/f, लेंस फार्मूला, v के जगह पर -5, u के जगह पर -1 बराबर 1/f, -1/5 + 1 बराबर हो जाएगा 1/f, ठीक है, 1/v - 1/u बराबर 1/f, v के जगह पर हो गया -5 माइनस u के जगह पर -1 1/f, तो +1 बराबर 1/f, एलसीएम लेते हैं 5, -5 + 1 बराबर 1/5f, f बराबर हो गया 5/4, अब 5/4 मतलब हो गया पब्लिक 1.25, यानी इतना इंच में दिया हुआ तो इंच होगा, फोकल लेंथ इसका इतना इंच होगा, ठीक है, 1.25 इंच के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, 22 नंबर सवाल। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन मतलब जिसको लॉन्ग साइटेडनेस, नज़दीक वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस माने लॉन्ग का चीज़ दिखता है, शॉर्ट का चीज़ नहीं दिखता है, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग है ना हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, याद रखिएगा, उसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। 22 हो गया। 23 कह रहा है कि प्रिज्म पर अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट कराते हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ का लाइट, एक वेवलेंथ वाला, तो ऑब्वियसली जब व्हाइट लाइट देंगे प्रिज्म से तो ना 7 कलर में बटेगा, डिस्पर्सन होगा 7 कलर में, प्रिज्म है आप व्हाइट दीजिएगा तब 7 कलर में बटेगा, एक कलर दीजिएगा तो नहीं बटेगा, यानी अगर सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं तो सिर्फ इसमें डेविएशन होगा, ऑप्शन होगा डेविएशन, ठीक है, इसमें डेविएशन होगा पब्लिक, इस माने मुड़ेगा ये सिर्फ, है ना, सीधा जा रहा था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये बेंड करेगा, मतलब डेविएट करेगा, डेविएशन होगा इसमें, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देंगे तब, लेकिन व्हाइट लाइट दीजिएगा तो 7 कलर में बट भी जाएगा, मतलब डिस्पर्सन भी हो जाएगा। 24 ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देखिए पब्लिक, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है TIR के प्रिंसिपल पे, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है ना, ये अंदर में लाइट गया उसी में रिफ्लेक्ट होकर के आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25
द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव्स इज गिवन बाय। देखिए एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। पहला आपको दिया हुआ है 4 sin ओमेगा टी और दूसरा वेव दिया हुआ है 3 cos ओमेगा टी। देखिए पब्लिक, cos ओमेगा टी को लिख सकते हैं ना sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो पहला का एम्पलीट्यूड 4 है, दूसरा का एम्पलीट्यूड 3 दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। फाइव के जगह पर कितना हो गया? 90 डिग्री, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो देख सकते हैं a1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर है और फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 5। बोल रहा है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन क्या होगा? तो आप लोग को याद होगा पब्लिक 26, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन डेल्टा एक्स बराबर 2 बाई लैम्डा बाई 2 इंटू डेल्टा फाइव। याद रखिएगा ये पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स और डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है लैम्डा अपॉन 2 27 नंबर क्वेश्चन। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर होता है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री। याद रखिएगा 1/60 डिग्री। 28 कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ही होता है पब्लिक, आप याद कर लीजिए। ऐसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हम फॉर्मूला निकाल के लगा देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। 28 नंबर। देखिए 28 बोल रहा है क्या? ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v। किसी चार्ज को v पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराने में जो एनर्जी आता है ना, q इंटू v आता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² बराबर q इंटू v। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2qv/m। तो v बराबर आप जान रहे होंगे 2qv/m के बराबर। याद रहे ये स्पीड है और ये पोटेंशियल है। आपको निकालना डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/mv होता है। तो h/m और v के जगह पर रख लीजिए 2qv/m। रूट के अंदर ले लीजिए पब्लिक, तो आ जाएगा रूट अंडर 2qmv। तो m को रूट के अंदर ले लीजिए, m स्क्वायर हो जाएगा, एगो m से m कट जाएगा, 2qmv के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए जो ऑप्शन होगा वही आंसर सी। 29 द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एनर्जी दिया हुआ है पब्लिक 6.62 जूल। नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो एक फोटोन का एनर्जी h न्यू होता है, तो n फोटोन का एनर्जी n h न्यू बराबर 6.62। एक फोटोन का एनर्जी h न्यू होता है, याद रखिएगा। तो n निकालना है तो 6.62 होल डिवाइडेड बाई h न्यू। h का फॉर्मूला 6.63 10⁻−34 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 10⁻14। ये कैंसिल हो जाएगा, आप देख लीजिए -34 प्लस 14 -20 ऊपर जाएगा तो +20, 10⁻20 फोटॉन्स निकलेगा पब्लिक, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है NH/2π, मतलब H/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो मिनिमम क्या होगा? तो मिनिमम हो जाएगा H/2π, n का वैल्यू 1, याद रखिएगा। 31 द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ Z एंड A द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए कोई स्पेसमैन दिया हुआ है आपका, कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या Z, प्रोटॉन की संख्या भी Z A ही, और न्यूट्रॉन निकालना हो तो A में से Z को हम लोग घटाते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा A - Z के बराबर। 32 नंबर क्वेश्चन, ए क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए पब्लिक, जब कोई न्यूक्लियस मतलब डिसइंटीग्रेट करता है ना, मतलब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, फ्यूजन हो, फिजन हो, रेडियो कोई भी, तो उसमें चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन, सारा चीज़ कंजर्व रहता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव, सारे चीज़ कंजर्व रहेंगे, ठीक है। 33 फैक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो फैसिमाइल टेलीग्राफी, फैसिमाइल टेलीग्राफी,
याद रखिएगा पब्लिक, फैक्स का पूरा नाम है फैक्सिमल टेलीग्राफी। सेमीकंडक्टर को कूल करेंगे। देखिए पब्लिक, सेमीकंडक्टर को कूल करने से क्या होता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस उसका घटता है, ठीक है। तो टेम्परेचर घटाने से रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर घटाया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, टेम्परेचर घटाया जा रहा है, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा सेमीकंडक्टर का, याद रखिएगा। और लास्ट है 35 कि करेंट कांस्टेंट अल्फा और बीटा। तो अल्फा का वैल्यू याद रखिएगा लेस देन 1 होता है, बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये करंट कांस्टेंट है ना, याद रखिएगा। करंट गेन है ट्रांजिस्टर में, तो अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये था आपका टोटल 2018 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन पब्लिक। अब आप लोग को 2017 का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है ना कल उपलब्ध हो जाएगा यूट्यूब पे, और प्रयास कीजिए। और हम एक दो दिन के अंदर में हम जो भी बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर एक निकला हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस 5 नंबर सारा उसको 2 वीडियो करके उसमें हम अपलोड करेंगे, है ना, बहुत ही जल्दी। मैंने आज से कल मतलब मंडे तक में भी फाइनल हो जाएगा और वो हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें पब्लिक, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।